ये है हमारा चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया का लेक्चर 5। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, फॉरेस्ट के, और हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, कैसे हमें बचाना है, क्या क्या प्रोजेक्ट हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट मीन्स इम्पॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट के। पहला इम्पॉर्टेंस है प्योरिटी ऑफ एयर। पहला इम्पॉर्टेंस क्या है? प्योरिटी ऑफ एयर। एयर को क्या कर रहा है? प्योर फॉर्म में कर रहा है। फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज़ हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले रहे हैं और ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? प्योर कर रहे हैं एयर को। बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं, बहुत से ऐसी सॉइल होती है, बहुत से प्लांट होते हैं, वो कुछ पॉल्यूटेंट एयर होती हैं, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, उन्हें क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल एयर है वो भी कम हो रही है और ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब एयर की प्योरिटी हो रही है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट है टिम्बर। मेजर प्रोडक्ट्स। मेजर प्रोडक्ट्स में टिम्बर, फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज़ हैं उनका ज़्यादातर क्या यूज़ किया जाता है? टिम्बर यूज़ किया जाता है, ठीक है। टिम्बर क्या है? ये जो ट्री है, ट्री का ये पार्ट, ठीक है, वुड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। मतलब ये जो वुड है इसे क्या कहते हैं? टिम्बर कहते हैं, और इसको यूज़ किया जाता है। मतलब जो मेजर प्रोडक्ट है वो टिम्बर है। माइनर प्रोडक्ट, कुछ और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से, जैसे लैक। लैक क्या है? ये एक तरह से वैक्स है, ठीक है। गम, हनी, मेडिसिनल हर्ब्स। मेडिसिनल हर्ब्स मीन्स फॉरेस्ट में बहुत से ऐसी हर्ब्स होते हैं, मीन्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत से ऐसे ट्रीज होते हैं जिनसे मेडिसिन बनती है, मेडिसिन में यूज़ होती हैं, ठीक है। बहुत से ग्रासेस हैं, एडिबल मशरूम्स हैं, ये सब कहाँ पर पाए जा रहे हैं? फॉरेस्ट में, ठीक है। इंडस्ट्रीज डिपेंड फॉर रॉ मटेरियल, पेपर, प्लाईवुड, पेंट, रबर एंड मैच स्टिक्स। बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो डायरेक्टली डिपेंड है रॉ मटेरियल पर, ठीक है, जो फॉरेस्ट से मिलना है। जो रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलना है उसी पर डायरेक्ट डिपेंड है, ठीक है। इंडस्ट्रीज जैसे पेपर की इंडस्ट्रीज हैं, जो पेपर की इंडस्ट्रीज हैं वो डिपेंड है, वुड से बन रही है। प्लाईवुड है, प्लाईवुड क्या है? जो प्लाई होती हैं, बहुत जगहों पर उसका डोर बनाया जाता है, विंडोज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गया। पेंट, पेंट में जो भी मतलब पेंट को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो भी फॉरेस्ट से मिल रहा है। रबर, रबर से बने प्रोडक्ट्स हैं, रबर है, ये भी कहाँ से मिल रहा है? फॉरेस्ट से मिल रहा है। रबर कहाँ से बन रहा है? रबर प्लांट से। रबर कहाँ से मिलता है? रबर प्लांट से। और ये रबर प्लांट कहाँ पर पाया जाता है? फॉरेस्ट में। मैच स्टिक्स, जो मैच स्टिक्स हैं वो भी कहाँ से, जो उसमें वुड यूज़ हो रही है वो कहाँ से यूज़ हो रही हैं? फॉरेस्ट से आ रही हैं, ठीक है। कॉज रेन, रेनफॉल भी कॉज हो रही है फॉरेस्ट की वजह से। रिचार्ज ग्राउंड वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज कर रही है। कैसे रिचार्ज करेगी? जैसे ये है, ये क्या है? ये फॉरेस्ट है, इसमें बहुत ढेर सारे ट्रीज हैं, ठीक। रेनफॉल हुई, ये ट्रीज क्या करेंगे? वाटर को आगे फ्लो नहीं होने देंगे। बहुत ढेर सारे प्लांट्स हैं, बहुत ढेर सारे ट्रीज हैं, रेनफॉल होगी। और इस फॉरेस्ट में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो वाटर को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो सूखी लकड़ी होती हैं, ठीक है, वो है, या फिर बहुत ढेर सारी सूखी पत्तियां हैं, ये सब जब वाटर मतलब रेनफॉल हुई तो वाटर को क्या कर लेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगी, और फिर वही वाटर धीरे धीरे सॉइल के अंदर जाता जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? ग्राउंड वाटर में, मतलब ग्राउंड लेवल में। तब
क्या होगा, ये वाटर ग्राउंड वाटर में पहुंच गया, जिससे लेवल क्या होगा, ग्राउंड वाटर का बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या है, इतने ज़्यादा ट्री होने की वजह से रेनफॉल होगी तो वाटर मतलब पूरा वाटर मतलब पूरा जो रेनफॉल में वाटर आ रहा है वो फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कुछ वहीं पर रुकेगा। ठीक है, तो वो जब रुका रहेगा पानी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे सोक्ड हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट है प्रिवेंट फ्लड्स। फ्लड से भी बचा रहा है, बाढ़ आने से भी बचा रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रीज होने की वजह से वाटर क्या होगा, काफ़ी हद तक वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, सोक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रीज होने की वजह से वाटर एक साथ बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आया? सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन भी यही है। बहुत ज़्यादा ट्रीज क्या करते हैं, रूट्स, जो ट्रीज की रूट्स हैं वो सॉइल को बांध कर रखती हैं, अपने रूट्स में बाइंड करके रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन भी कम होता है। ठीक, नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फौना, मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स, प्लांट्स लाइफ जो है। फौना मीन्स एनिमल्स। ठीक है, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स जो इन्वायरमेंट का बैलेंस है उसको बैलेंस करके रखते हैं। ठीक, इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब होता है ऐसे जैसे एनिमल लाइफ है और प्लांट लाइफ है तो एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरा बैलेंस जो है एनवायरनमेंट का, फॉरेस्ट का, नेचुरल वेजिटेशन का, ये बना हुआ है। समझ में आ गया? ये क्या थे, ये कुछ इम्पोर्टेंस थे फॉरेस्ट के, नोट कर लीजिए। सब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हमें कैसे बचाना है। कंजर्वेशन फॉरेस्ट मतलब होता है कि हमें फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। ठीक है, ये फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कैसे हो रहे हैं, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज हैं उन्हें कट किया जा रहा है, जिससे वो जो फार्मर्स हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सके। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके फूड के लिए ग्रेन्स भी चाहिए। ठीक है, मीन्स डिमांड बढ़ रही है, जिससे क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट की लैंड को क्लियर करके वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग एंड राइज इन पॉपुलेशन, राइज इन डिमांड्स। ओवर ग्रेजिंग हो रही है, मतलब जो जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत से जो ट्रीज हैं वो भी बहुत छोटे हैं, प्लांट्स के फॉर्म में। ठीक, लेकिन ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो एनिमल्स हैं, पूरा क्या कर दे रहे हैं, जो वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं उसको चर जा रहे हैं। इससे प्लांट्स क्या हो गए, वो भी खराब हो गए, ट्री के फॉर्म में बन नहीं पाए। ठीक है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिससे डिमांड बढ़ रही है रॉ मटेरियल की, क्योंकि मतलब जितने भी लोग हैं उन्हें हर तरह की चीज़ें चाहिए, जैसे वुड से बना हुआ डोर चाहिए, विंडोज़ चाहिए, या चेयर हैं, बेड है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या बन रही हैं, वुड से बन रही है। मैच स्टिक्स हैं, पेपर्स हैं, मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा रॉ मटेरियल की डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, फिर है डिस्ट्रक्शन कॉजेज, सॉइल इरोजन, इरेटिक रेनफॉल, फ्लड्स एंड ड्राउट्स। मतलब फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से, फॉरेस्ट को काटने की वजह से सॉइल इरोजन कॉज हो रहा है। मीन्स अगर ट्रीज हैं, लैंड है, लैंड में ट्रीज नहीं है, रूट्स सॉइल को बाइंड करके नहीं रख पाए, उससे क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा जब रेनफॉल होगी तब, और जब बहुत तेज़ी से विंड चलेगी, हवाएं चलेंगी, तब भी क्या होगा, सॉइल मूव हो जाएगी, सॉइल का इरोजन हो जाएगा। ठीक है, इरेटिक रेनफॉल मतलब फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से रेनफॉल हो रही है वो टाइम टू टाइम नहीं हो रही है, मतलब सीजन वाइज नहीं हो रही है। ठीक है, कभी भी रेनफॉल हो जा रही है, ये क्या है, ये इरेटिक रेनफॉल है।
कभी भी रेनफॉल हो जा रही है तो बहुत से प्लांट्स होते हैं कि जिनको एक टाइम पर ही वाटर चाहिए होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाटर से भी प्लांट्स खराब हो जा रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। फिर है फ्लड, बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि वाटर है, मतलब फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में ट्रीज़ है, बहुत घने पेड़ होते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वाटर को एक साथ फ्लो होने से बचाएंगे, वाटर और एब्जॉर्ब हो जाएगा और वहाँ रुक जाएगा। लेकिन अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो बाढ़ आएगी, क्योंकि रेनफॉल होगी तो डायरेक्ट वाटर फ्लो हो जाएगा। ड्रॉट, सूखा भी पड़ जाएगा, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो उससे सूखा भी पड़ जाएगा। इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज हैं वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। अगर ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्योर हो जाएगा, ऑक्सीजन के फॉर्म में होगा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया है जिससे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, फॉरेस्ट को बचाया जा सके डिस्ट्रॉय होने से। जैसे है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये मैनेजमेंट है, कुछ इंस्टीट्यूट है जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए ये मैनेजमेंट बनाया गया, इंस्टीट्यूट बनाया गया है। और अवेयरनेस प्रोग्राम एट स्कूल, कॉलेज एंड विलेजेस, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयर किया जा रहा है। कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ऐसे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, कहाँ पर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गांव में, विलेजेस में, कि लोग क्या हो, अवेयर हो, जागरूक हो और फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचाएं, ठीक है। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है मेजर्स एडॉप्टेड फॉर कंजर्विंग फॉरेस्ट। कुछ ऐसे टेक्निक अपनाया जाए जिससे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, ठीक है। पहली पॉलिसी है फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लॉ। ये 1988 में ये एक फॉरेस्ट पॉलिसी है, इसको दिया गया। इसमें क्या है कि फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे कंजर्व करना है और कैसे उसको रिजर्व मतलब उसको कैसे बनाए रखना है, ठीक है। समझ में आया? देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी थ्रू प्रिजर्वेशन। मतलब जो इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल बैलेंस को, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है, उसको काटने से, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन से बचाना है। चेकिंग सॉइल इरोजन एंड डेन्यूडेशन। सॉइल इरोजन और डेन्यूडेशन जो हो रहा है, सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल है उसका इरोजन हो रहा है, मतलब वाटर फ्लो के थ्रू हो रहा है, या फिर विंड की वजह से सॉइल वहाँ से उस एरिया से रिमूव होकर के कहीं और जा रही है, ये सॉइल इरोजन हो गया। डेन्यूडेशन ये भी सॉइल इरोजन जैसा ही है, जैसे बहुत बड़े रॉक्स होते हैं, ठीक है, या कोई प्लेट्यू है, कोई हिल्स है, वहाँ से कोई चीज़ें रॉक्स कट के आ रही हैं, सॉइल कट के आ रही हैं, वो भी क्या है, डेन्यूडेशन है। इसमें क्या है कि ये सब चीज़ें आ रही हैं तो कहीं रिवर में इकट्ठा हो रही हैं, कहीं लेक्स में इकट्ठा हो रही हैं, ठीक है। मीन्स जहाँ वाटर फ्लो है, जो वाटर का एक सोर्स है, वहाँ पर जा कर के ये सब इकट्ठा हो रही हैं,
इस पॉलिसी में क्या है कि उसको देखना है कि सॉइल इरोजन और डेन्यूडेशन कहाँ से आ रहा है। रिवर है, मान लीजिए ये कोई रिवर है, ठीक है, बाढ़ आ रही है तो बाढ़ इधर से आ रही है। अगर बहुत ज़्यादा सॉइल इसमें आ रही है, रिवर में इस फ्लड से मिल रही है, यहाँ से मतलब क्या है कि इस साइड से सॉइल इरोजन हो रहा है इधर के एरिया से, तो वहाँ पर देखना है कि सॉइल इरोजन ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, वहाँ पर ट्रीज़ को लगाने हैं, ठीक है, जिससे सॉइल इरोजन कम हो सके। नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। एफॉरेस्टेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या, हमें पेड़ को लगाने हैं, और सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम मतलब ऐसे प्रोग्राम रखने हैं जिसके मतलब कि बहुत से जो लोग हैं वो क्या करें, प्लांट्स को लगाएं, ठीक है। जैसे स्कूल्स में कोई प्रोग्राम हो जाए या कॉलेजेस में, उसमें सारे स्टूडेंट्स क्या करें, या जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब क्या करें, प्लांट को लगाएं, ठीक है। फिर है बैनिंग ऑल फेलिंग अबव 1000 मीटर एल्टीट्यूड, और इस पॉलिसी में बैन किया गया है 1000 मीटर एल्टीट्यूड पर जो ट्रीज हैं उसे काटने से, ठीक है। समझ में आया? 1000 मीटर एल्टीट्यूड पर मीन्स सी लेवल से 1000 मीटर एल्टीट्यूड, उतने ऊंचाई पर जो भी ट्रीज हैं उनको काटने से बचाया गया है, जिससे मतलब काफ़ी साल तक अगर नहीं काटेंगे तो वहाँ का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एक मतलब वो एरिया सुधर जाएगा, ठीक है, वो एक एरिया जो है सॉइल इरोजन से बच जाएगा, ठीक है, तो वहाँ की सॉइल बराबर हो जाएगी। ये क्लियर हुआ इतना? ये क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लॉ। नेक्स्ट मेजर देखते हैं। नेक्स्ट मेजर है इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम IFPS, ठीक है। ये स्कीम क्या है, इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम, ये 10th 5-year प्लान में रखा गया था, ठीक है। कब रखा गया था, 10th 5-year प्लान में। इसमें है फॉरेस्ट फायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट में जो आग लग जा रही है उसको बचाना है और मैनेज करना है। कैसे, जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट में आग लगने से तो रोका नहीं जा सकता क्योंकि इतनी तेज हवाएं रहती हैं, पेड़ हैं, आपस में टकराएंगे, उनकी लीव्स टकराएंगी, उससे क्या होगा, आग लगेगी। लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे फॉरेस्ट में आग लगे और तुरंत ही मतलब जो कंट्रोल कर रहे हैं फॉरेस्ट में, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उन्हें पता चले और वो आग को बुझा सके, आग को कंट्रोल कर सके, ठीक है। इससे पेड़ कम जलेंगे, फॉरेस्ट कम डिस्ट्रॉय होगा। समझ में आया? क्या है, फॉरेस्ट फायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसको कंट्रोल करना है फॉरेस्ट को और मैनेज करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत से पेड़ अगर बर्न हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, उसकी जगह पर क्या करना है, फिर से वहाँ पर ट्री को ग्रो करना है, ठीक है, वहाँ पर पेड़ लगाने हैं। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ सैक्रेड ट्रीज। सैक्रेड ट्रीज मीन्स कुछ ऐसे ट्रीज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे मतलब कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो ज़्यादातर जो पॉल्यूटिंग गैसेस होती हैं उसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और एक मतलब ऑक्सीजन मीन्स प्योर फॉर्म में एयर प्रोवाइड करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ऐसे पेड़ को क्या करना है, हमें मतलब ज़्यादा उस फोकस किस पर करना है, जो सैक्रेड ट्रीज है, ठीक है। मतलब ऐसे ट्रीज जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब प्रोटेक्शन करना है, कंजर्व करना है। वो तो फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज हैं सबको बचाना है, लेकिन ज़्यादातर किस पर, सैक्रेड ट्रीज पर, सैक्रेड ट्रीज को भी बचाना है, उसे भी प्रोटेक्ट करना है। समझ में आया? नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ यूनिक वेजिटेशन। जो यूनिक वेजिटेशन है उसे भी बचा के रखना है। यूनिक वेजिटेशन जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ट्री है जो मतलब और कहीं नहीं पाया जा रहा है,
एक फॉरेस्ट है वहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक। उसका यूज़ अलग है, उसका यूज़ अलग है। बहुत से ऐसे ट्रीज़ हैं जो मतलब हर जगह नहीं पाए जाते, एक ही फॉरेस्ट में पाया जा रहा है, बहुत कम अमाउंट में है वो ट्रीज़, बहुत कम है वो ट्रीज़ और बहुत वैल्यूएबल है। मान लीजिए मेडिसिनल वैल्यू इसकी ज़्यादा है, मेडिसिन में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मतलब उसको यूज़ करना है लेकिन उसको ख़त्म नहीं होने देना है, ठीक है, उसको बचा के रखना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है पॉल्यूटिंग गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब बाय लीव्स। जितनी भी पॉल्यूटिंग गैसेस हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है? ये पॉल्यूटिंग गैसेस हैं जिसे लीव्स में जो स्टोमेटा होता है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर इसके बाद जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तब उसमें ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। ये भी एक फ़ायदे हैं क्योंकि पॉल्यूटिंग गैस क्या होंगी? हार्मफुल ही होंगी, सबके लिए, हर चीज़ के लिए हार्मफुल होंगी। अगर ये ट्रीज़ हार्मफुल गैसेस को, पॉल्यूटिंग गैसेस को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं, एक प्योर फॉर्म, एयर की प्योरिटी दे रहे हैं, प्योर फॉर्म में दे रहे हैं हमें एयर, वो क्या होगा? मतलब कौन कर रहा है? ट्रीज़ कर रहे हैं। इस वजह से हमें क्या करना है? ट्रीज़ को और बचाना है, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ट्रीज़ को कंजर्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट मेजर है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री इंडिया में 1976 में दिया गया इसको नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उन्होंने 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने दिया क्या? सोशल फॉरेस्ट्री। इसमें ये कहा गया है जो बैरन लैंड्स हैं, जो बैरन लैंड्स हैं, ऐसी लैंड्स हैं जिन पर मतलब फार्मिंग नहीं की जा सकती, एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है, तो उस लैंड में क्या करें? ट्रीज़ लगाएं, पेड़ लगाएं, ठीक है। नहीं वो बहुत बड़े होंगे, कुछ बड़े पेड़ होंगे, उसकी जो वुड है वो फ्यूल की तरह यूज़ होगी। जो गांव में लोग हैं वो उसे कैसे यूज़ करेंगे? एक फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा? वो लैंड मतलब वो एफॉरेस्टेशन हो जाएगा, एक तो पेड़ लगेंगे, पेड़ भी हो जाएंगे ढेर सारे और सॉइल इरोजन भी बचेगा, ठीक है। यही क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री है। मतलब कि जो भी बैरन लैंड्स हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता है, ग्रेन्स को नहीं ग्रो किया जा सकता है, वहाँ पर क्या करें? पेड़ लगाएं, ट्रीज़ लगाएं, जो क्या होंगे? ये यूज़ में आएंगे, ठीक है, हमें ऑक्सीजन देंगे, लैंड को बचा कर रखेंगे सॉइल इरोजन होने से। ये क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री में ये कहा गया है। समझ में आया? इसे नोट करिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सोशल फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स एम क्या है। पहला है सप्लाई फ्यूल वुड टू रूरल एरियाज एंड काउ डंग यूज्ड फॉर मैन्योर, ठीक। मतलब ये है कि जो लैंड खाली है जिसमें एग्रीकल्चर नहीं हो रही है, उसमें अगर ट्रीज़ लगा दिया जाए तो ट्रीज़ किस में यूज़ होंगे? फ्यूल की तरह होंगे, फ्यूल की तरह यूज़ किया जाएगा। गांव के जो लोग हैं वो फ्यूल की तरह यूज़ करेंगे वुड को, ठीक है। काऊ डंग को यूज़ करने की बजाय क्या यूज़ करेंगे? वुड यूज़ करेंगे। और उस काऊ डंग का यूज़ किस में हो जाएगा? मैन्योर बनाने में, एक ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने में काऊ डंग का यूज़ कर लेंगे। जहाँ पर लकड़ियाँ नहीं होती हैं, वुड्स नहीं होते हैं फ्यूल के लिए, वहाँ पर गांव में लोग क्या करते हैं? काऊ डंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, खाना बनाने के लिए। और अगर वुड प्रोवाइड हो जाएगी उन्हें तो काऊ डंग को किस में यूज़ करेंगे? मैन्योर बनाने में, ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने में, सॉइल में डालेंगे जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। ग्रेन्स और अच्छे ग्रो करेंगे। जो भी फार्मिंग की जा रही है उसमें जो भी क्रॉप्स लगाए जा रहे हैं या जो भी प्लांट्स वेजिटेबल्स के लगाए जा रहे हैं वो क्या होंगे? और अच्छे ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया जाए। फ्रूट्स के
ट्रीज़ जो हैं कितने मतलब जो भी जितने भी ज़्यादातर जो फ्रूट्स हैं उनके पेड़ कैसे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब एक ट्री के फॉर्म में होते हैं। उससे क्या होगा, उन्हें जो ग्रो कर रहे हैं उन्हें फ्रूट भी मिल रहा है खुद के लिए और बेचने के लिए भी फ्रूट, और खुद भी यूज़ कर रहे हैं और उसे बेच भी रहे हैं, उनसे एक फ़ायदा है। और जो फ्यूल है मीन्स जो वुड है वो फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक। और है कंजर्व सॉइल एंड वाटर, इससे सॉइल भी बचेगी और वाटर भी बचेगा। जैसे सॉइल है, लैंड है, उसमें ट्री अगर लगे हुए मीन्स पेड़ बहुत ढेर सारे अगर लगे हुए हैं उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। और वाटर भी क्या होगा, वाटर भी बचेगा, मतलब रेनफॉल हुई तो सारा वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा, बहुत वाटर क्या हो जाएगा, सोक्ड हो जाएगा और ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएगा, ग्राउंड वाटर के पास। ठीक है, जिससे ग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। और प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मीन्स एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। लोग क्या कर रहे हैं, उस लैंड में पेड़ लगाएंगे फ्रूट्स के या और भी जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, उन ट्रीज़ को क्या करेंगे, फ्रूट्स भी बेच लेंगे, जो उनकी वुड्स हैं उसका भी यूज़ कर लेंगे। मतलब ये है कि हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको फॉरेस्ट पर डिपेंड ना रहें, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम फॉरेस्ट पर डिपेंड ना रहें, उस लैंड पर हम ग्रो करें, ऐसे ट्रीज़ हम उस लैंड पर ग्रो करें जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती है, जो लैंड खाली है वहाँ पर हम ट्रीज़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा, फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। तो एक तरह से क्या है, ये लोगों को, जो गांव के लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या हैं सोशल फॉरेस्ट्री के। इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी, आदमी वुड यूज़ करेंगे, काऊ डंग का मैन्योर बना लेंगे, फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, इम्प्रूव होगी। और सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा तो उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रहेगी, इनफर्टाइल नहीं होगी। ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा। ठीक है, वाटर क्या होगा, सोक हो जाएगा, सोक्ड कर लेगी ग्राउंड और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। रिड्यूस सरफेस रन ऑफ, सरफेस का रन ऑफ होना मीन्स ये सरफेस है, ये क्या है, ये लैंड है, उसमें ये जो सॉइल है ये क्या है, ये सरफेस है, इसको रन ऑफ होने से बचा रहा मीन्स उसको फ्लो होने से बचा रहा है। वाटर, अगर लैंड खाली रहेगी तो जाहिर सी बात है वाटर मीन्स रेनफॉल होगी तो वाटर के थ्रू सॉइल रिमूव हो जाएगी, या फिर बहुत तेज से हवाएं चल रही है तो उससे भी सॉइल क्या होगा, सॉइल वहाँ से रिमूव हो जाएगी, दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाएगी, ये भी एक सॉइल इरोजन है। फर्टिलिटी रिमूव हो जाएगी क्योंकि ज़्यादातर मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कहाँ पर, अपर लेयर में ही होती है, सॉइल में होती है, अगर वही रिमूव हो जाएगी तो उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। समझ में आया, ये क्या था, सोशल फॉरेस्ट्री। नोट कर लीजिए इसे, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब होता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स विद ऑर्किड क्रॉप्स। ऑर्किड क्रॉप्स क्या है, ऐसे क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स के हैं, मतलब जो फ्रूट्स के क्रॉप्स होते हैं वही क्या ऑर्किड क्रॉप्स हैं। जैसे आलमंड के भी ट्रीज़ लगाए जा सकते हैं, या और भी जितने भी मतलब हर तरह के फ्रूट्स होते हैं, हर तरह के ट्रीज़ होते हैं उसको लगाया जा सकता है, लेकिन किसके साथ, एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ। एग्रीकल्चर क्रॉप में क्या आती हैं, मतलब ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं ग्रेन्स हैं ये सब, जैसे वीट है, राइस, ग्राम, पी, मिलेट्स, ये सब किस में आ रहे हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स में। जब एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ ऑर्किड क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाए, लगाया जाए साथ में, उसे क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। मतलब इसको ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे ये एक लैंड है, इस लैंड में क्या करें, बीच में एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो कर दें, बीच में मतलब लैंड के बीच में
एग्रीकल्चर लैंड को, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ग्रो कर दिया जाए और चारों साइड क्या कर दें, और ऑर्किड क्रॉप्स को ग्रो कर दें, मीन्स फ्रूट्स के ट्रीज ग्रो कर दें। इससे क्या होगा, ये लैंड भी प्रोटेक्ट होगी और जो फार्मर्स हैं उन्हें भी हेल्प मिलेगी, क्रॉप्स की भी और किसकी, फ्रूट्स की भी। अब क्रॉप्स भी उन्हें मिल रहा है, मीन्स सभी चीज़ें उन्हें मिल रही है, फूड भी मिल रहा है, ठीक है, फूड के लिए क्रॉप्स ग्रेन्स मिल रहे हैं और टिम्बर भी यूज मिल रही है, मतलब वुड भी मिल रहा है, इन्हें फ्रूट भी मिल रहा है और ये जो फ्रूट्स हैं इसको सेल भी कर रहे हैं, इससे इन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, ठीक है। इनकी लैंड भी इनफर्टाइल होने से बच रही है। ये क्या है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री है जहाँ पर एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ ऑर्किड क्रॉप को ग्रो किया जाए। समझ में आया। ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स एम क्या है, एम्प्लॉयमेंट फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स। जो छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करने के लिए उनके पास सोर्स नहीं है, वो क्या करें, इस एग्रो फॉरेस्ट्री को अगर अपनाते हैं तो उन्हें एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, ठीक, वुड को भी यूज़ कर रहे हैं, वुड को खुद भी यूज़ कर रहे हैं फ्यूल की तरह और उसे सेल भी कर रहे हैं, फ्रूट्स को भी यूज़ कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, क्रॉप्स जो उसमें ग्रो हो रही हैं उसे भी सेल कर रहे हैं। ये एक तरह से क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट भी स्मॉल फार्मर्स को मिल रहा है। रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट पर ज़्यादातर डिपेंड होते थे, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं या बहुत से लोग जो फॉरेस्ट पर डायरेक्टली डिपेंड होते थे फ्यूल के लिए या जो भी चीज़ें चाहिए फ्रूट्स के लिए, वो क्या होगा, वो प्रेशर कम हो जाएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू लोग अपने ही लैंड में उस चीज़ को ग्रो कर लेंगे तो फॉरेस्ट पर डिपेंड होना कम हो जाएगा, ठीक है। मिनिमाइज द रिस्क ड्यूरिंग एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स, जो रिस्क हो रहे हैं, मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो जा रही है, कुछ ऐसे क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं, ठीक है, ऐसा कभी हो जा रहा है जो नेचुरली हो रहा है, जिससे कभी कभी जो मतलब लैंड है वो खराब हो जा रही है, क्रॉप्स खराब हो जा रही हैं, तो वो रिस्क भी बच रहा है, मतलब कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए ट्रीज चारों तरफ लगा दिए तो ये क्रॉप बच जाएगी, जो बीच में क्रॉप लगाए हैं वो बच जाएगी। कैसे, वाटर मतलब रेनफॉल हुई, वाटर आया तो फ्लो होने से, पूरा वाटर फ्लो होने की बजाय क्या होगा, यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रुक जाएगा। एक तो ग्राउंड वाटर मिड लेवल पहुँच जाएगा, ग्राउंड वाटर तक ये वाटर पहुँच जाएगा। दूसरा है, ये बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी तो ये ट्रीज क्या करेंगे, इस क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करेंगे, क्रॉप्स को खराब होने से प्रोटेक्ट करेंगे, ये भी है। और रेनफॉल में कभी क्या होता है, इतनी तेज़ बारिश हो जाती है कि बहुत तेज़ वाटर फ्लो होने की वजह से जो सॉइल है इरोड हो गई, सॉइल सारी बह गई, क्रॉप्स क्या हो गई, पूरी खराब हो जाती है, वो सॉइल, वो लैंड इनफर्टाइल हो जाती है। तो ये सब क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं जिससे ये इसको बचाया जा सकता है। क्लाइमेटिक इवेंट्स में होने वाले रिस्क को कम किया जा सकता है एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर्स। इससे क्या होगा, फॉरेस्ट बढ़ेगा, फॉरेस्ट बढ़ेगा मतलब ट्रीज बढ़ेंगे, ट्रीज बढ़ेंगे तो एयर को प्योर करेंगे, हमें फूड भी दे रहे हैं, मीन्स फ्रूट्स दे रहे हैं, हमें वुड दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये एडवांटेजेस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। मतलब मेन एम ये है कि हम फॉरेस्ट को लगाने से हमारी लैंड भी बचेगी, हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, हमें फूड भी मिलेगा, हमें फ्यूल भी मिलेगी, मतलब ये सब चीज़ें हमें मिलेगा अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं तो, ठीक है। समझ में आया, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है पीपल्स पार्टिसिपेशन, मीन्स लोगों ने पार्टिसिपेट किया है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए। जैसे वन महोत्सव लॉन्च किया गया है 1950 में। मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। इसमें क्या है, वन महोत्सव में कि एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें लोगों को अवेयर किया जाए, मीन्स समझाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए कि प्लांटिंग ट्रीज मीन्स
पेड़ों को लगाने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, पेड़ों के इम्पोर्टेंस क्या है, ये लोगों को बताया जाए। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 1 and 7 जुलाई। हर साल मिलियंस ऑफ सैपलिंग में जो छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है, मतलब ट्रीज़ के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें दिया जाता है, ठीक है, जिसे उसको लगाया जाए। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ट्री के फॉर्म में हो जाएगा और इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है कब, मॉनसून सीजन में 1 से 7 जुलाई तक, ठीक है, 1 से 7 जुलाई तक सैपलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए। समझ में आया? कहाँ पर, जैसे स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, अलॉन्ग साइड ऑफ रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, मतलब कि जो सैपलिंग्स हैं उन्हें कहाँ पर लगाया जाए, स्कूल्स में लगाया जाए, कॉलेजेस में लगाया जाए और रोड्स के किनारे में लगाया जाए और कहाँ पर, रेलवे ट्रैक्स के साइड में ट्रीज़ को लगाया जाए, ठीक है। ये क्या है, ये वन महोत्सव है। इसका मेन एम है कि लोगों को इम्पोर्टेंस बताना, ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, पेड़ को लगाने के क्या इम्पोर्टेंस है और हमें क्या करना है, जो भी सैपलिंग्स दी जा रही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे रही है, उसे क्या करना है, लगाना है और अपने से भी ट्रीज़ को लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट। कब? 1978 में, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। चिपकू मूवमेंट को कौन स्टार्ट किए हैं? सुंदरलाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट। इन दोनों ने चिपकू मूवमेंट को स्टार्ट किया कब? 1978 में। कहाँ पर किया? गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में। उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन, यहाँ पर चिपकू मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सक्सेसफुल इन बैनिंग ट्रीज फेलिंग above 1000 मीटर एल्टीट्यूड एंड स्लोप ऑफ मोर देन 30 डिग्री। इसमें यह है, मतलब ये चिपकू मूवमेंट सक्सेसफुल भी हुआ। इसमें क्या था, ट्रीज़ को बैन किया गया है 1000 मीटर एल्टीट्यूड पर या उससे ऊपर एल्टीट्यूड पर जितने भी ट्रीज़ हैं उनको काटा ना जाए, ठीक है, उसे कट ना किया जाए। ये क्या था, ये चिपकू मूवमेंट में था। क्या था कि 1000 मीटर एल्टीट्यूड पर जितने भी ट्रीज़ हैं या उससे ऊपर जितने भी ट्रीज़ हैं उनको काटा ना जाए, ठीक है, ये था। और दूसरा क्या था, स्लोप ऑफ मोर देन 30 डिग्री। 30 डिग्री से ज़्यादा जिस माउंटेन का या जिस हिल्स का, वैलीज़ का स्लोप है, वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं उसको ना काटा जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन का जो स्लोप है, ये माउंटेन का जो स्लोप है, मान लीजिए ये 20 डिग्री है, तो यहाँ पर पेड़ को काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही स्लोप 30 डिग्री के ऊपर हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, 40 डिग्री हो जाए या इसके अबव 30 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर उस स्लोप में जितने भी ट्रीज़ हैं उन्हें नहीं काटा जाएगा, ठीक है। ये बैन कर दिया गया था। चिपकू मूवमेंट में ये था और ये मूवमेंट सक्सेसफुल भी हुआ। समझ में आ गया? इतना नोट कर लीजिए इसे। ये चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।